नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। मंथन, मुलाकात, नई सरकार पर बात। जी हां, उत्तर प्रदेश में चूंकि जनादेश बीजेपी सरकार को मिल चुकी है, अब सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी की कवायद लगातार यहां पर देखी जा रही है। इसके लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी पहुंचे। वहां पर मुलाकात हुई आला कमान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। और अब इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है, अब इसका इंतजार है, क्योंकि अभी भी सरकार गठन को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पाई है तस्वीर। अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ पाई है कोई चीजें। लेकिन जिस तरीके से मंथन चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी गहन मंथन की आवश्यकता नजर आ रही है, क्योंकि कल की जो मुलाकात रही है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। हालांकि अभी ये भी तारीख सामने नहीं आ पाई है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए पद की शपथ के लिए वो कब जो है उनका समारोह होगा, उसकी तारीख का भी अभी मंथन चल रहा है। तो तब भी अभी फिलहाल कुछ तस्वीरें जो है साफ नहीं है। कब होगा मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह, कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और सबसे बड़ी बात कि इस मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन होगा, कौन कौन से ऐसे विधायक होंगे, कौन कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार को आगे की ओर चलाएंगे। क्या पुराने चेहरों के साथ, अनुभवों के साथ कुछ नए चेहरे नजर आएंगे, या जो पुराने चेहरे थे उनमें कुछ बदलाव नजर आएगा? क्या होगा उत्तर प्रदेश की सरकार का नया प्रारूप, इसी का सबको इंतजार है। मंथन देखिए लगातार जारी है, और एक बार फिर से ये चीज सामने आ रही है कि दो से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, जैसा कि पिछली सरकार में रहा है। 2017 से 2022 के 5 साल के कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी एक मुख्यमंत्री के साथ में 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अहम जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि हो सकता है 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम हो, जिस पर मंथन किया जा रहा है। तो कब होगा योगी आदित्यनाथ का राज तिलक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी के लिए, ये इसी का इंतजार जो है जनता को है। उत्तर प्रदेश की जनता इसी बात का इंतजार कर रही है। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल की बात करूं तो राहुल लाल जी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। तो वहीं जावेद खान जी सपा नेता हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है, चूंकि देखिए मंथन बीजेपी में लगातार चल रहा है, जनादेश मिल चुका है और अब सरकार गठन को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, क्या उम्मीदें की जाए, क्या लग रहा है कि कौन कौन से लोगों को शामिल किया जा सकता है इस बार नई सरकार में, और किन बातों को ध्यान में रख करके बीजेपी विधायकों का चुनाव करेगी, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करेगी, क्या लगता है? इसलिए ये लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रथम तो देखिए ये कि 2022 हो चुकी, उन्हें इस प्रकार का मत मिला है तो वो चाहेंगे कि 2024 में वो और बड़ी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव होगा और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। देखिए कई क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जिन क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वो चाहेंगे कि उस क्षेत्र से भी उनकी लोकसभा में उनकी स्थिति और मजबूत हो, नंबर 1 चीज। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए पूर्वांचल को अगर हम लोग ले तो पूर्वांचल में अगर काशी को छोड़ दिया जाए, गोरखपुर को छोड़ दिया, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है। तो जहां से उनका शानदार प्रदर्शन नहीं हुआ है वहां से भी वो नए चेहरों को लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, उनको 1.5-2 साल में वो काफी बेस्ट डिलीवरी के लिए भी जो है उनका प्रयास होगा कि ऐसा कुछ डिलीवरी किया जाए, क्योंकि इनकी संख्या घटी है सीटों की, लेकिन जो सीटों की संख्या विधानसभा में घटी है, ये नहीं चाहेंगे कि उस प्रकार की कोई कमी इनको लोकसभा चुनाव में हो। तो इनकी रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में एक तरह से क्लीन स्वीप की स्थिति में हम आए, तो इसलिए कमजोर क्षेत्रों से भी नए लोगों को लाने का प्रयास करेंगे जो डिलीवरी भी दे सके। क्योंकि 5 साल पहले की स्थिति अलग थी, उसमें देखिए कोरोना काल भी रहा था साक्षी जी, तो जनता ने एक तरह से कई मामलों पर जहां पे डिलीवरी नहीं हुई, जनता ने इन्हें माफ किया कि भाई चलिए ठीक है, अभी कोरोना काल की स्थिति है। लेकिन अभी जो समय है, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि इस समय वो बेस्ट डिलीवरी
करने के जब तक पोजीशन में नहीं होगी तब तक फिर लोकसभा चुनाव में वही लाभ नहीं मिलेगा। और जब जनता का इतना बड़ा भारी जनादेश है तो जिम्मेवारी भी काफी ज्यादा है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। यही कारण है कि हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, इस चुनाव में हम लोगों ने देखा उनका वोट शेयर कमजोर हो रहा है। तो एक तरह से दलित समुदाय से भी लोगों को, एक तरह से उनको दलित नेतृत्व को भी भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया जाए। अब बेबी रानी मौर्य वगैरह और कई तमाम लोगों की चर्चा भी चल रही है कि भाई उनका अपराह्न राज्यपाल पद से जो है कि वो हट के चुनाव लड़ी है, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पे काफी चर्चा तेज है। तो इसलिए उप मुख्यमंत्री पद पर चूंकि देखिए दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़े थे और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़के हार गए थे, तो उस जगह पर भी काफी नए लोगों को हम लोग देखेंगे। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी मानती है कि केवल एक मुख्यमंत्री से काम नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे 2 या 3 उप मुख्यमंत्रियों की भी चर्चा इसमें लगातार जारी है। तो वो एक तरह से सारे समीकरण देखिए, चाहे दावे कितने भी कर लिए जाए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार से हो सबों को मिले। इनके चूंकि सहयोगी जो है, ऐसा नहीं कि प्रचंड बहुमत पाया है तो ये अपने सहयोगियों को जगह नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है तो अपने सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में जगह देना है। राहुल जी देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 2 से ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश को डिप्टी सीएम मिल सके। तो क्या लगता है कि अगर 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदेमंद होगा, या फिर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी? नहीं देखिए, बीजेपी का प्रयास तो यही होगा कि एक तरह से हम ऐसा कुछ हम इस प्रकार का पूरा मंत्रिमंडल रखें। उनका तर्क ये है कि एक मुख्यमंत्री, क्योंकि एक बड़ा राज्य है तो उसमें 2 से ज्यादा का तो चर्चा काफी गर्म है कि 2-3 उप मुख्यमंत्री हो सके। लेकिन देखिए पिछले बार वाले फॉर्मूले में उप मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हुए। वो उनसे जिस प्रकार की अपेक्षाएं संगठन को थी या सरकार को थी, वो उस प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए इस बार भी रखा जाएगा उप मुख्यमंत्री पद, 2 से ज्यादा ही होने की पूरी संभावना है, लेकिन वो डिलीवरी कर सके। और मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सामने में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें सीटों की संख्या ना घटे, उसमें किस प्रकार पिछले बार 2019 से भी ज्यादा संख्या में सीटों को बढ़ाया जा सके, ये लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं। तो इसलिए डिलीवरी देखिए, तमाम चीजों के बावजूद एक तरह से बेस्ट डिलीवरी कैसे हो सके जनता को, उसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो एक तरह से कैसे रखें, उसका भी ध्यान रखना है। तो सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ बेस्ट डिलीवरी कैसे हो। तो इन सब चीजों में तालमेल बनाने के लिए तभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्रियों की संख्या में भी 2 से ज्यादा की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जी ठीक है। जावेद खान जी, आपकी तरफ आते हुए, चूंकि देखिए जनादेश ने आपको एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका में लाके खड़ा कर दिया है, तो अभी आप लोग विपक्ष के नाते किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के गठन को, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने अपना जनादेश उनको दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, किन परिस्थितियों में दिया है, जो भी रहा है। अब तो जो नई सरकार बनेगी, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता के मुद्दों पर जन सरोकार से जुड़कर उनके विकास के लिए, उनके न्याय के लिए वो काम करे। ये हर लोकतंत्र में यही उम्मीद हम आप सब व्यक्त करते हैं। अब जहां तक मंत्रिमंडल का, ये तो संवैधानिक रूप से नेता सदन जो होगा, जिसको जनादेश मिला है, उसका विधानमंडल दल तय करेगा। और नेता सदन जो मुख्यमंत्री होंगे वो अपने विवेक से मंत्रिमंडल अपना गठित करेंगे। अब वो चिंतन मंथन कर रहे हैं जो अपने दल के नेताओं से, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। इससे हमारा या विपक्षी दलों से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अब हम विरोधी दल की भूमिका में होंगे, ट्रेजरी बेंच से हमारे सवाल भी होंगे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, लेकिन वो समय और परिस्थितियों के अनुकूल होंगे। आज जो स्थितियां हैं उसमें अब योगी जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो अपने नेताओं से जो भी विचार विमर्श करें, ये उनका अपना विवेक है और संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत जो भी कुछ होता है वो उचित ही होगा। जी ठीक है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में, बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी में जिस तरीके से मंथन चल रहा है, क्या कुछ उम्मीद की जाए, किस तरीके का मंत्रिमंडल मिलने वाला है प्रदेश को, और अभी कितना इंतजार करना होगा? धन्यवाद साक्षी जी। देखिए, ये रूटीन कार्रवाइयाँ होती हैं। जब भी कोई पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उसका एक क्रम चल रहा होता है। हमारा एक इंटरनल हायरार्की है, एक इंटरनल सिस्टम है जिसमें चर्चा होगी, जिसमें मंत्रिमंडल के
बाकी मंत्रियों की चर्चा होगी और क्या रोड मैप है आने वाले वर्षों का और आने वाले चुनावों का। लेकिन प्रदीप जी देखिए, कल तो मुलाकात हुई ना, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ जी ने, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री से, तो अभी क्या कोई सही नतीजे पे नहीं आ पाए? क्या अभी भी मंथन जारी है? जी देखिए, मंथन का दौर तो चलता रहता है, लेकिन वो समय जब आएगा उचित समय तो पार्टी उसको डिस्क्लोज कर देगी। लेकिन अब मैं अभी अपने जो माध्यम से जो बताना चाहूंगा कि देखिए, मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही गंभीरता से लेकर के हम कोई ऐसा स्टंट करके काम नहीं करते हैं। तो प्रदेश की जनता के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करना है, और अभी 2 साल के कोरोना काल से हम उभरे हैं। अभी देखिए, हर दिन 5,000 4,000, आज बड़ी अच्छी बात है कि 2,000 नए मामले आए हैं। बहुत शुभ संकेत है कि गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, इतने बड़े देश में कंट्रोल कर दिया है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में रोजगार सुरक्षा, जो कि बाबा जी का जो बुलडोजर सिंबोलिज्म बन गया है, उसको कंटिन्यू करते हुए और कैसे अधिक से अधिक विकास हो, इस पे अब मैं आया था तो आदरणीय राहुल जी जो चर्चा कर रहे थे कि बड़ा प्रदेश है और मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, उसी संबंध में मैं आगे बात बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि भाजपा में हमेशा नए चेहरों को अवसर देने की परिपाटी रही है। हम कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम कोई लकीर के फकीर नहीं है। हमारे यहाँ परिवर्तन जो है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी टीम तैयार होगी और उसको जो है आगे कार्यान्वित करेगी, ताकि प्रदेश का और अल्टीमेटली देश का जो है अच्छा हम विकास में अच्छा योगदान दे सकें। जी ठीक है। केबी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। त्रिपाठी जी, अब चूंकि जनादेश की बात करें तो देखिए बीजेपी को जनादेश मिल गई, विपक्ष में एक बार फिर से सपा नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस की तरफ से यही कहना चाहेंगे साक्षी जी, कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती रहेगी और जहां भी अन्याय होगा, जहां भी वंचितों के हितों की बात होगी, वहां पे कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी। कांग्रेस की अभी भूमिका विपक्ष की ही है। सदन में आप विपक्ष में किस रूप में है, लेकिन सड़क पर आप विपक्ष में किस रूप में है, ये दो स्थितियां होती हैं। पहले भी 2019 से जब से आदरणीय प्रियंका जी ने प्रभार संभाला था, विपक्ष की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई, संघर्ष करते हुए वो दिखी और जहां भी जरूरत थी, जहां भी अन्याय हो रहा था या जहां भी पुलिस का अत्याचार हो रहा था, प्रशासन नहीं सुन रहा था, वहां पे प्रियंका जी खड़ी दिखाई दी। तो कांग्रेस अभी भी उसी परिपाटी पर चलती रहेगी। कल हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है जिसमें इस पे विचार हुआ है। संसद का सत्र पूरा होने के बाद हम लोग एक चिंतन शिविर भी करेंगे, किस तरह से हमारी कार्य और आगे की कार्य गतिविधि रहे। लेकिन अभी भी कहीं भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति होगी, उस हिसाब से विपक्ष की भूमिका का निभाते हुए जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके लिए संघर्ष करने के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस महिलाओं के साथ संघर्ष करेगी, युवाओं के साथ संघर्ष करेगी, किसानों के साथ संघर्ष। देखिए 5 सालों तक आप बता रहे हैं खुद की प्रियंका जी लोगों के बीच जाती रही, महिलाओं से मुलाकात करती रही, युवाओं से मुलाकात करती रही, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकल पाया त्रिपाठी जी। अब आगे कैसी क्या नीति रहेगी आप लोगों की? पहले तो 5 साल नहीं, 2019 में उन्होंने प्रभार संभाला था उत्तर प्रदेश का, उसके बाद वो यहाँ पर सक्रिय हुई और फिर कोरोना का काल रहा 2 साल। लेकिन फिर भी प्रियंका जी ने जो भी कोई ऐसी घटना हुई जहां पर अन्याय हुआ, वहां वो खड़ी दिखाई दी। वोट में तब्दील होने की बात जहां तक रही, कभी कभी राजनीति में ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब भाजपा को हटाने के लिए जो लोग चिंतित थे, उन्होंने विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को चुना उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं हम विकल्प नहीं बन पाए उस तरह से मजबूती से, ये नुकसान रहा कांग्रेस को। लेकिन इससे हम हताश नहीं है, निराश नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, राजनीति में जो भूमिका होती है कि जनता हमारे ऊपर धीरे धीरे विश्वास जमाती है, तो कहीं ना कहीं समय लगता है। आज के दौर के हिसाब से, आज के मुद्दों के हिसाब से कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी, चाहे वो भर्ती निकालने की बात हो, युवाओं के लिए शिक्षा की बात हो। अभी जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, नई शिक्षा नीति की जो स्थिति है कि 2020 को लागू तो देश में कर दिया गया, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, वो कागजों में बिल्कुल अलग है, जमीन पर बिल्कुल अलग है, विद्यार्थी परेशान हो रहे। तो ऐसे भी मुद्दों को लेकर कांग्रेस काम करती रहेगी। जनता की आवाज उठाना राजनीतिक दल का काम होता है, वो काम कांग्रेस करेगी। वोट में भी कन्वर्ट होंगे, मुद्दों से जब लोग जुड़ेंगे उसके बाद वोट में भी कन्वर्ट होंगे और हम इसके लिए आशान्वित हैं कि अभी 2024 में जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक और देश का सबसे मजबूत विकल्प कांग्रेस है और कांग्रेस में आस्था जताते हुए लोग कांग्रेस को मौका देंगे। ठीक है प्रदीप जी, अब देखिए चूंकि अब इंतजार जो है सिर्फ और सिर्फ इसी का है कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से कब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, कब वो फिर से जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ काम शुरू कर देंगे।
क्या कितना समय लगेगा, कब तक इंतजार करना होगा? कोई जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, कोई जानकारी है आपके पास? कार्यकर्ताओं की और प्रदेश की 18 मार्च को जो होली है वो पूरे देश के लिए है जी। और हम सभी उसको जो है उल्लास और उसके साथ मनाएंगे। आज 14 तारीख है, 4 दिन रह गए हैं। तो मैं किसी अथॉरिटी के साथ तो नहीं प्रोक्लेम कर सकता, क्योंकि अभी जो उपलब्ध जानकारी है उसमें अभी तक किसी चीज का जो है कोई खुला संकेत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि होली के बाद निश्चित तौर पे फागुन के महीने में और बड़े जोश के साथ आदरणीय योगी जी शपथ लेंगे और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार। जी। प्रदीप जी, अगर मुद्दों की बात करें, जनता की किन मुद्दों को ध्यान में रखे, किन विधायकों के नामों पर चर्चा चल रही है? जी, अभी मैं इस पे कुछ कहने के लिए बहुत जल्दीबाजी होगी और ये इमेच्योर होगा इतनी जल्दी कुछ कह पाना। ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले पार्टी का एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत हम सभी बाध्य हैं उसको फॉलो करने के लिए। मैं ऐसा कोई वंडर मेरे पास नहीं है या वंडर इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं आपको अभी इस क्षण बता सकूं, लेकिन आप भरोसा रखिए पार्टी सबसे अच्छे चेहरों को लेकर के आएगी और काम करने वालों को ले आएगी। मोदी जी, योगी जी हमारे कार्य को वरीयता देने वाले हमारे नेता हैं और जो पुराना जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उसको निश्चित तौर पे एज पर पार्टी लाइन हम उसको पार्टी अवसर। ठीक है राहुल लाल जी, चूंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश ने जनादेश बीजेपी को दे दिया है, 5 साल काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं, क्या लगता है अब आगे आने वाले सालों में बीजेपी को किन किन मुद्दों पर फोकस करना होगा जिससे कि जनादेश जो उनको मिला है उस पर वो खरे उतरे? ये देखिए, 2-3 चीजें तो विपक्ष ने जो बड़े मुद्दे उठाए वो मुद्दे थे, लेकिन फिर भी भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता ने किया। तो एक तरह से कहीं कहीं बेरोजगारी का मामला अभी भी रहेगा, जिसको कि इस कार्यकाल में पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ उसको सॉल्व करेगी। दूसरा चीज की देखिए, महंगाई का मामला है, क्योंकि वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। तो कहीं न कहीं उसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में तालमेल बना के ही उससे निपटा जा सकेगा। उस मोर्चे पे भी, चूंकि अब 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस मोर्चे पे भी कुछ काम होने की प्रबल संभावना हमें दिख रही है। क्योंकि मैं इसलिए मानता हूं इसको कि डीजल पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन अब तक भारत में वो वृद्धि नहीं की गई है। उसको लेके कुछ प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव को याद करते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव जब समाप्त हुए थे तो उसके बाद तुरंत मूल्यों में वृद्धि हो गई थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है वृद्धि। तो वो इन मामलों पर जरूर नजर रखी जा रही है। देखिए, जब आज हम लोग मंत्रिमंडल के गठन की बात कर रहे हैं तो दो चीज, जैसे कि स्वतंत्र सिंह के नाम को नहीं भूलना चाहिए। एक तरह से वो मंत्री रहे, मैं कह रहा हूँ संगठन को वो संभाल रहे थे, पार्टी अध्यक्ष की जगह भूमिका को वो संभाल रहे थे। तो उनको अब कहीं कहीं संगठन से सरकार में लाने की पूरी जिम्मेवारी चल रही है। इसमें जो अलग अलग बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई तो कहीं कहीं कई सारे लोग ये भी सलाह दे रहे हैं पार्टी के भीतर से कि जो उप मुख्यमंत्री वाला एक पद है उसमें से स्वतंत्र सिंह को भी देख सकते हैं। अगर वो उप मुख्यमंत्री ना भी बने तो भी एक बड़े प्रभावशाली जो है कि वो कैबिनेट मंत्री की भूमिका में होंगे। वो देवी रानी मौर्य का नाम तो चल ही रहा है उप मुख्यमंत्री पद के लिए, तो कम से कम अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में ये दो नाम जो है कि बड़े ऊपर चल रहे हैं। कई और नाम भी और आगे चल ही रहे हैं लगातार। तो कुछ, क्योंकि देखिए 11 मंत्री अपने पद को जो है कि वो हारे हैं, उनमें वो जो मंत्री थे लेकिन वो अपना चुनाव हारे हैं। तो स्पष्ट है कि एक बड़ी वैकेंसी तो ऐसे भी नजर आ रही है। और कुछ नए चेहरे, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ चूंकि काफी कनेक्ट करना होता है तो युवा चेहरा को भी काफी ज्यादा हम लोग एक तरह से मंत्रिमंडल में देखेंगे। तो उसमें एक तरह से अनुभव और युवा इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बने। तो मुख्य जो रास्ता कस्ती एक तरह से जो देर हो रही है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर, चूंकि 2024 है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इसको और बढ़ाना चाहेगी। जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि 2019 के तुलना में उन सीटों को और कैसे बढ़ाया जा सके, यह उनके रणनीति का हिस्सा होगा। तो इस कारण से मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी ज्यादा मंथन की जा रही है कि बड़ा प्रदेश है, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले और डिलीवरी की, क्योंकि देखिए जो 2017 की स्थिति थी उसमें मंत्रिमंडल में योगी जी की छाप कम थी, उसमें योगी जी अचानक से मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन अभी वो जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो मैं ये भी चीज जान रहा हूँ कि इस मंत्रिमंडल में एक तरह से उनका भी काफी छाप होगा, उनकी पसंद भी काफी ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि योगी जी की हैसियत भी 10 मार्च के परिणाम के बाद काफी ज्यादा बदल चुकी है। तो वो स्थितियां भी अब बदल चुकी है। जी ठीक है। जावेद खान जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब विपक्ष होने के नाते अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब अगले आने वाले 5 सालों में आप लोग उठाएंगे और जनता के लिए आवाज बनेंगे विपक्ष के तौर पर? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी
एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल की और सक्रिय विपक्षी दल की भूमिका में रहेगी, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर का मामला हो। जो भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, जनता का कहीं पर भी उत्पीड़न होगा, उसके साथ अन्याय होगा, शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के जो अधिकारों को हड़पने का अगर प्रयास पुनः किया जाएगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने लोकतांत्रिक अस्त्रों का उपयोग करेगी, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। बड़ी संयमित, बड़ी सक्रिय और बड़ी प्रभावी भूमिका में आपको समाजवादी पार्टी दिखाई देगी और कोई भी ऐसा अवसर नहीं होगा कि जिस पर उंगली उठ सके। जी, ठीक है। त्रिपाठी जी, आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि अब भले ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो तैयारियां हैं अब आप लोगों की और तेज हो जाएंगी, अगर आने वाले लोकसभा चुनाव की ही बात कर ले 2024 के लिए, तो क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं? क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे के लिए? साक्षी जी, जैसा अभी बताया था कि कल हमारी CWC की बैठक हुई है जो 5 घंटे मंथन चला है और उसमें सभी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि 5 राज्यों के चुनावों के जो परिणाम रहे और जो वहां पे प्रक्रिया हमारी रही चुनाव अभियान की, उसके संदर्भ में। और उसके बाद निर्णय लिया है हमारी आदरणीय अध्यक्ष ने कि संसद का सत्र पूरा होने के बाद एक चिंतन शिविर होगा जिसमें आगे की रणनीति और आगे की कार्य पद्धति पर विचार होगा। तो उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि आगे किस तरह से, लेकिन तब तक भी सभी कार्यकर्ता अपना विचार कर रहे हैं। सब जगह बैठक चल रही है, छोटे स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह पर लोग इस पे विचार कर रहे हैं। चूंकि पब्लिक भी ये मान रही है कि एक मजबूत ऐसा विकल्प चाहिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिसमें सांस्कृतिक विभेद वो पैदा कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को ये लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। लोकतंत्र की त्रिपाठी जी, देखिए इसी साल के आखिर में भी 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए या कांग्रेस की क्या अब आगे आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए तैयारियां जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं? किस तरीके से जनता देखेगी? जो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो राजनीति में और सत्ता में बहुत लंबे समय से है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपना कार्य करना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसे नारे उछाल दिए जाते हैं जो जनता को गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं हम सच्चाई बता पाने में असफल रहे। जैसे आप ही देखिए कि अभी जो 5 राज्यों का मैंडेट है, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आई है, तो एक बार ये चिंता है कि क्या जनता के सामने महंगाई मुद्दा नहीं है, या जनता के सामने बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, या ऐसा क्या है कि जनता इन जीवन के जुड़े हुए मुद्दों को छोड़कर किन मुद्दों पर वोटिंग कर रही है, हम उसको भी देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की भी हमारी तैयारी, हम जनता को मुद्दों पर ही जोड़े रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक आम आदमी का जनजीवन, चाहे वो प्रदेश कोई भी हो, वहां पे बेहतर होना चाहिए। इस देश में आम आदमी का जनजीवन बेहतर होना चाहिए, शिक्षा की स्थिति बेहतर होना चाहिए। हम तो इस बात पे भी विचार करते हैं कि जो पीढ़ी आज जिस स्थिति में है, जो परिवार आज जिस स्थिति में है, आने वाली पीढ़ी उससे आगे बेहतर करती हुई दिखाई दे। और कांग्रेस ने लगातार इसी पे विकास की राजनीति पे काम किया है और ऐसा होता दिखा है। चलिए ठीक है, चूंकि अब चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा। त्रिपाठी जी, चूंकि समय हो चुका है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, चूंकि समय हो चुका है डिबेट का। और आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।